हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केडी एकेडमी हिंदी साहित्य। मेरा नाम कविता है। मैं एमए बीएड सीटेड और यूजीसी एनटी नेट क्वालिफाइड हूँ। और फ्रेंड्स, हम तैयारी कर रहे हैं हिंदी सब्जेक्ट से एनटी यूजीसी नेट की। और फ्रेंड्स, आपको इतना बता दूँ, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ साहित्य शास्त्र में काव्य हेतु, जो आपके सिलेबस में है। और काव्य हेतु का मतलब होता है काव्य के कारण, मतलब काव्य किस वजह से, किस कारण, मतलब जिससे हम काव्य की रचना करते हैं। तो आज हम इसी को करेंगे। सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। कि वीडियो नहीं देखी है तो जाके जरूर देखिए, वो आपके बहुत काम आने वाले हैं। इससे पहले बहुत सारे वीडियो अपलोड हो चुके हैं फ्रेंड्स। चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स। इसमें काव्य सृजन किसी न किसी प्रेरणा और हेतु का परिणाम होता है। काव्य का सृजन क्या होता है फ्रेंड्स? या तो किसी की, मतलब हम कोई भी काम करते हैं तो किसी हमें कोई प्रेरणा मिलती है तभी हम करते हैं ना। तो ऐसे हैं तो उसके लिए भी किसी न किसी प्रेरणा का होना या हेतु का होना जरूरी होता है फ्रेंड्स। तो इसमें ये क्या बताया गया है काव्य हेतु में कि जो देश विशेष की काव्य चिंतन अथवा सृजन प्रक्रिया से जो संबंधित चिंतन है ना, उसमें यही बताया गया है कि ये बहुत विवादास्पद रहा है कि काव्य हेतु होता क्या है, किन कारणों से काव्य की सृष्टि होती है। और काव्य शास्त्र में जो है कवि शिक्षण के अंतर्गत कवि में जो काव्य निर्माण की सामर्थ्य उत्पन्न करने वाले साधनों को क्या कहा है? काव्य हेतु कहा है। काव्य हेतु किसे कहा है फ्रेंड्स? क्या परिभाषा है काव्य हेतु की? कि कवि शिक्षण के अंतर्गत कवि में काव्य निर्माण की सामर्थ्य, मतलब कि काव्य जो जो कवि है वो काव्य का निर्माण करता है तो उसमें कितना सामर्थ्य है कविता का रचने का, कितनी उसमें प्रतिभा है। तो इसी को काव्य हेतु कहते हैं फ्रेंड्स, या काव्य का कारण कहते हैं। रीति संप्रदाय के प्रतिष्ठापक आचार्य वामन ने काव्य को के हेतु को क्या नाम दिया है? काव्य हेतु के स्थान पर उन्होंने क्या कहा है फ्रेंड्स? उन्होंने क्या कहा है? काव्यांग। काव्य हेतु को क्या कहा है? काव्यांग। वामन ने। किसने कहा है? वामन ने। ये संस्कृत आचार्य है। आज मैं संस्कृत आचार्य में ही आपको बता रही हूँ काव्य हेतु। तो अब ये नेक्स्ट ले लेते हैं फ्रेंड्स। जो काव्य हेतु है वो आपको पता चल गया काव्य हेतु के बारे में। अब काव्य हेतु जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। एक प्रतिभा, शास्त्र ज्ञान और जिसे व्युत्पत्ति भी कहते हैं, और अभ्यास। ओके फ्रेंड्स, ये इसको किसने कहा है? किसका मत है ये? भामा का। भामा ने क्या कहा है? काव्य हेतु के रूप में केवल प्रतिभा को ही माना है। और उनके मत के अनुसार गुरु उपदेश से जो जड़ बुद्धि भी शास्त्र का अध्ययन कर सकता है, जो जड़ बुद्धि होता है जिसमें कोई बुद्धि नहीं होती, वो भी शास्त्र का अध्ययन कर सकता है अगर गुरु का उपदेश मिल जाए तो। और वैसे भामा ने क्या कहा है? प्रतिभा का उल्लेख क्या किया है कि प्रतिभा ही काव्य हेतु है। और परंतु जब काव्य का निर्माण तो कौन कर सकता है काव्य का निर्माण फ्रेंड्स? प्रतिभा मानी ना, जिसमें कोई प्रतिभा होगी वही तो काव्य का निर्माण कर सकता है। तो प्रतिभा, शास्त्र ज्ञान, व्युत्पत्ति कहा गया है जिसे शास्त्र ज्ञान को, तथा अभ्यास, तीनों ही क्या है? काव्य के कारण है, काव्य हेतु है। काव्य हेतु कितने प्रकार के होते हैं फ्रेंड्स? 3 प्रकार के। प्रतिभा, शास्त्र ज्ञान तथा अभ्यास। शास्त्र ज्ञान को व्युत्पत्ति भी कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको समझ में आ ही गया होगा। काव्य हेतु बहुत डिफिकल्ट है फ्रेंड्स, ये इसमें बोलती हूँ, ध्यान से समझ लीजिए इसको। बाकी मैं आपको PDF लास्ट एक्सरसाइज में दे दूँगी, जब लास्ट वीडियो में डालूंगी इसकी तब मैं सारी PDF दे दूँगी, जैसे मैंने पहले वाले में काव्य लक्षण में दी थी। चलिए फ्रेंड्स, आगे बता देती हूँ मैं आपको। नेक्स्ट ले लेते हैं। जो कभी कभार पूरा पढ़ाने का फ्रेंड्स टाइम नहीं होता है, पूरा आप उसमें पढ़ लीजिए, मैं मेन बता दूंगी जिससे कि आपको समझ में आ जाए कि काव्य हेतु होता क्या है। अब काव्य हेतु के आगे चल के क्या हुआ है कि जैसे कुछ उदाहरण मैं बता देती हूँ आपको। कभी कभार क्या होता है कि आकस्मिक परिस्थिति, असाधारण चित्त दशा में यदि एक अनुपस्थिति रहती है तो भाव प्रभाव मंद पड़ जाता है और बदलते विकसित होते हैं। वह बदलते विकसित होता है, मतलब बदलने के बाद वो विकसित होता है, संशोधित प्रौढ़ होते चलते हैं। ऐसी परिस्थिति में असाधारणता कम हो जाती है और रचना क्षणों की अवधि अप्रत्याशित ढंग से सुदीर्घ हो जाती है। जैसे कामायनी लगभग 6 वर्षों में लिखी गई है। यह तात्पर्य है कि संचित ऊर्जा को निर्बाध द्वार न मिलकर एक सृजन दिशा विशेष में बढ़ने का सृजन विवेक मिलता है। सृजनात्मक प्रतिभाएं, सृजनात्मक प्रतिभा कितने प्रकार की होती है फ्रेंड्स? सृजनात्मक प्रतिभा होती है 2 प्रकार की, एक रोमानियत प्रधान और दूसरी शास्त्रीयात प्रधान। रोमानियत प्रधान जो होती है प्रेरणा की अनुप्रेरणित, प्रेरणाएं ऐन्द्रिक तथा भावात्मक होती है। रोमानियत की प्रधान प्रेरणा
जो उसकी अनुप्रेरणाएं हैं वो क्या होती है, ऐंदिक तथा भावात्मक। और शास्त्रीयता की क्या होती है, शास्त्रीयता की होती है प्रधान प्रतिभा की प्रेरणा संयत स्मृति प्रधान तथा मूल बोधक होती है। यदि रचनाकार में प्रतिभा होगी तो अच्छे से वो उसका सृजन करेगा। महान प्रेरणा का प्रबल होना बहुत ज़रूरी होता है। उसमें बड़ा रचनाकार भी सामान्य कृति ही दे पाता है अगर उसमें प्रतिभा नहीं होगी। किसी महान प्रेरणा की यशवर्ती होकर ही सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने क्या किया है, उदात्त प्रतिभा राम की शक्ति पूजा उन्होंने जो लिखी है, तुलसीदास जो लिखी है उन्होंने, उनकी कृतियों का जो सृजित कर पाती है। इसलिए काव्य प्रेरणा की काव्य प्रतिभा से अलग महिमा है। काव्य प्रेरणा की काव्य प्रतिभा से क्या है, वो अलग प्रेरणा है। दोनों के आकस्मिक संयोग से ही कालजयी कृति का सृजन हो पाता है। अगर दोनों होंगी, काव्य प्रेरणा और काव्य प्रतिभा, तभी एक अच्छी रचना हो सकती है फ्रेंड्स। ओके, अब ये देख लीजिए फ्रेंड्स, संस्कृत आचार्य में मैं आपको बता देती हूँ। संस्कृत मैं बाद में फ्रेंड्स आपके लिए शॉर्ट्स डाल दूँगी इसके मेन पॉइंट को अच्छे से नोट्स करके, ताकि आपको अच्छे से और भी समझ में आ जाए जो इसमें पूछे जाते हैं फ्रेंड्स। ओके, अब ये देखिए, जो संस्कृत काव्य शास्त्र है उसमें काव्य हेतु को क्या कहा गया है। संस्कृत आचार्य जो है उन्होंने काव्य हेतु का चिंतन, एक सुदीर्घ परंपरा मिलती है उनकी, उसमें संस्कृत काव्याचार्य में जो है काव्य हेतु चिंतन की क्या मिलती है, सुदीर्घ परंपरा जो है। इस विचार चर्चा में सभी प्रमुख आचार्यों ने अपने अपने दृष्टिकोण से हिस्सेदारी की है। यह प्रश्न कई कोणों से उठाया गया था कि वे कौन से उपादान हैं जिन पर अधिकार करके कवि एक सामान्य सा प्राणी दिखाई देते हुए भी सामान्य से अलग दिखाई देता है। इसी प्रश्न के समाधान के लिए आचार्यगण काव्य हेतु पर विचार करने को प्रवृत्त हुए हैं। इस संदर्भ में सभी प्रमुख आचार्यों ने 3 उपादानों या कारणों की बात की है। कौन कौन से फ्रेंड्स, मैं आपको बता चुकी हूँ। प्रतिभा, ये मैं नोट भी कर देती हूँ आपको, 3 ये। ओके, क्या है ये काव्य हेतु? 3, प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास। पूछे जाते हैं फ्रेंड्स, आपसे पूछेंगे काव्य हेतु कितने प्रकार के हैं, तो 3 प्रकार के हैं। और काव्य हेतु कौन कौन से हैं, तो 3 वो हैं, प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास। इन तीनों में ही क्या है, प्रतिभा की महत्ता सर्व स्वीकृत है। अतः भारतीय काव्य शास्त्र में जो है इस पर विस्तृत विवेचन हुआ है। काव्य सृजन में व्युत्पत्ति एवं अभ्यास की क्या भूमिका है या कितना योग है तथा प्रतिभा से उनका क्या संबंध है, ये मैं आपको बता देती हूँ फ्रेंड्स। नंबर वाइज प्रतिभा ले लेते हैं पहले। जो काव्य शास्त्र उन्होंने प्रतिभा को क्या कहा है, सॉरी फ्रेंड्स, प्रतिभा से उनका मतलब क्या है फ्रेंड्स, काव्य सृजन शक्ति, कि किसी कवि के अंदर काव्य सृजन शक्ति कितनी है, उसकी प्रतिभा कितनी है। इस प्रतिभा का एक नाम क्या है, शक्ति भी है। शक्ति भी कहा गया है फ्रेंड्स इसे। अगर शक्ति आ जाए उसमें तो आप बोल सकते हैं काव्य हेतु का ही एक कारण है ये, मतलब प्रकार है ये। प्रतिभानम स्वधन्यालोक, ये आचार्य अभिनव गुप्त की जो है उसमें क्या है, प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास के महत्व पर विचार करते हुए उन्होंने क्या कहा है, काव्य सृजन में अभ्यास आदि की अपेक्षा प्रतिभा की ही निर्विवाद निर्णायक भूमिका रहती है। और जिसे व्युत्पत्ति कहा जाता है वह कोई अन्य वस्तु नहीं बल्कि प्रतिभा का ही एक रूप है। इस प्रकार प्रतिभा ही शक्ति है। अभिनव गुप्त के इस विचार का आगे चलकर पंडित जगन्नाथ ने, किसने किया फ्रेंड्स, पंडित जगन्नाथ ने पूरा समर्थन किया और व्युत्पत्ति और अभ्यास को चर्चा योग्य तक नहीं समझा। मतलब कि अभिनव गुप्त ने जो है प्रतिभा को ही काव्य सृजन शक्ति माना है और उन्होंने आगे चलकर जो है पंडित राज जगन्नाथ ने भी इसी का समर्थन किया है। तो कविगत प्रतिभा ही जो है काव्य का प्रधान हेतु है या प्रधान कारण है। अगर पूछा जाने लगे तो क्या है, प्रतिभा ही मेन हेतु है। अब निर्मला जैन है जो उन्होंने क्या कहा है, रस सिद्धांत और सौंदर्य शास्त्र शीर्षक अपने शोध प्रबंध में सृजन शक्ति या प्रतिभा पर प्रकाश डालते हुए क्या कहते हैं, संस्कृत काव्य शास्त्र में काव्य की सृजन शक्ति पर प्राक काव्य हेतु प्रकरण के अंतर्गत विचार करने की परंपरा रही है। आचार्यों ने
काव्य हेतु के रूप में प्रतिभा 3 तत्वों को मान्यता दी है, जिनमें प्राय सभी ने प्रतिभा को प्रधान माना है। किंतु रस सिद्धांत के समर्थक कौन है फ्रेंड्स? आचार्यों ने। जो रस सिद्धांत के समर्थक आचार्य है वो उन्होंने क्या कहा है? काव्य हेतु के रूप में एकमात्र प्रतिभा को ही स्वीकार किया है। रस सिद्धांत वाले समर्थक जो आचार्य है उन्होंने क्या कहा है? एकमात्र किसको माना है? काव्य हेतु प्रतिभा को ही माना है। ये पूछा जा सकता है फ्रेंड्स, इसलिए मैं इसको 2 बार रिपीट कर रही हूँ। यद्यपि रस संप्रदाय के बाहर के आचार्यों में वामन ने भी प्रतिभा को कवित्व का बीज, कवित्व बीजम प्रतिभानम, ये किसने कहा है फ्रेंड्स? ये देखिए, मैं अंडरलाइन कर देती हूँ। ये पूरा, इसको तो और अच्छे से जब PDF मिलेगी आपको फ्रेंड्स तो अच्छे से और पढ़ लेना। कवित्व बीजम प्रतिभानम कहा है, किसने कहा है? वामन ने। तथापि प्रतिभा को जो महत्व रस सिद्धांत में प्राप्त है यह संस्कृत काव्यशास्त्र के अन्य सिद्धांतों में विरल है। अभिनव गुप्त ने जिस कविगत संविद को रस का बीज कहा है वह वस्तुतः कवि प्रतिभा रूपा आधा शक्ति क्या है? प्रतिभा। प्रतिभा यही काव्य सृजन की मूल एवं बीज रूपा आधा शक्ति है, जिसके अभाव में श्रेष्ठ सृजन की कल्पना नहीं की जा सकती। अगर फ्रेंड्स किसी कवि के अंदर प्रतिभा ही नहीं होगी रचना करने की तो कैसे कर सकता है? तो उसमें टैलेंट तो होना ही चाहिए ना फ्रेंड्स, इसीलिए प्रतिभा को मेन माना गया है। काव्य सृजना की आधा शक्ति के रूप में प्रतिभा का जो विवेचन किया जा रहा है वह केवल काव्य शास्त्र तक सीमित न रहकर दर्शन शास्त्र तथा अध्यात्म विद्या में भी व्याप्त है। रसवादी कश्मीरी शैव दर्शन में प्रतिभा को विश्व सर्जना की मूल शक्ति के रूप में प्रतिष्ठित किया गया है। किसमें किया गया है? विश्व सर्जना की मूल शक्ति के रूप में। किसमें? रसवादी कश्मीरी शैव दर्शन में। आचार्य अभिनव गुप्त ने प्रतिभा के साथ साथ स्वतंत्र शक्ति का उल्लेख घटकर्प कुलक विवृत्ति भी किया है और कहा है, किसने फ्रेंड? अभिनव गुप्त ने। इस प्रकृति मधुर स्वतंत्र रूप प्रतिभा शक्ति के कारण ही कालिदास जैसे कवि के काव्य में सर्जन संबंधी नियमों का अतिक्रमण भी सुभग भाव में परिणत होता दिखाई देता है। प्रत्यभिज्ञा दर्शन की एक शाखा कुल सिद्धांत के प्रतिपादक आचार्य महेश्वरानंद ने महारथ मंजरी नामक ग्रंथ में भाषा शक्ति के रूप में एक प्रकार से प्रतिभा शक्ति की ही महत्व प्रतिष्ठा की है। उन्होंने भाषा को सृष्टि के पंच तत्वों में एक प्रमुख तत्व मानकर उसे प्रतिभा स्वातंत्र तथा चित्त शक्ति का पर्याय माना है। भाषा शक्ति चिन्मयी होने के कारण स्वभावतः शिव के साथ एकात्मक भाव रखती है। कुल सिद्धांत की मान्यता में प्रतिभा की उच्चतम आध्यात्मिक भूमिका परा प्रतिभा है, जिसे कौलु की शक्ति का नाम दिया गया है। इसे ही व्याकरणाचार्यों ने व्याकरण दर्शन की पराशक्ति की कोटि में स्थान दिया है। एक बात और कहना चाहूँगी फ्रेंड्स, इस वीडियो को स्किप करके बिल्कुल मत देखिए, इसे पूरा अच्छे से स्टडी कीजिए इसको, और कौन से आचार्य ने इसको क्या कहा है ये भी आपको पता होना चाहिए फ्रेंड्स। इसलिए मैं इसको थोड़ा स्लो टाइप में पढ़ा रही हूँ। आचार्य अभिनव गुप्त ने परा प्रतिभा के नाम से जिस चिन्मय शक्ति का विचार विवेचन किया है वह परमानंद रूप परा और काव्यत सबूत प्रतिभा का सुंदर सामंजस्य दर्शन है। काव्य प्रतिभा के अंतर्गत काव्य में अभिव्यक्त होने वाले समस्त काव्य उसी प्रकार अधिष्ठ होते हैं जिस प्रकार परा प्रतिभा में सभी पदार्थ अपने अनंत रूपों के साथ प्रतिबिंबित होते हैं। परा प्रतिभा की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि विश्व के समस्त पदार्थों के वैचित्र्य को अंतर्भूत रखती है और उसमें पश्यंती माध्य मध्यमा वैरभावी वैरवरी आदि वाक शक्तियों का भी समाहार रहता है। अभिनव ने तंत्रालोक में परम शक्ति के रूप में प्रतिभा का विमर्श विवेचन करते हुए उसे प्रतिभा ज्ञान का ही पर्याय माना है। यहाँ प्रतिभा ज्ञान देख लीजिए फ्रेंड्स। कि मत से प्रतिभा ज्ञान अतीन्द्रिय और बुद्धि से परे है, क्योंकि बुद्धि में एक प्रकार की जड़ता होती है जिसके कारण वह अपने विषय को इंद्रिय ज्ञान तथा भेद के कारण ग्रहण करती है, जबकि प्रतिभा का शेय विषय के साथ अभेद संबंध है। वह बुद्धि से भिन्न स्वयं
चित्त अथवा संवेद का पर्याय है। प्रतिभा संपन्न व्यक्ति विवेक के द्वारा शुद्ध विद्या की उच्चतम भूमिका पर पहुंच जाता है। अभिनव गुप्त ने प्रतिभा को भगवती शिवा पार्वती का साक्षात रूप मानकर वंदना की है। प्रतिभा शिवा में ऐसी उन्मीलन शक्ति है जिसके द्वारा क्षण भर में विश्व उन्मीलित हो जाता है। किसने करी फ्रेंड्स? अभिनव गुप्त ने। कवि प्रतिभा अपनी सृजनात्मकता के द्वारा नाम रूपात्मक विश्व को प्रतिभासित करने में समर्थ है। फ्रेंड्स, ये पूछा जाता है कि अभिनव गुप्त ने प्रतिभा को क्या माना है, वामन ने प्रतिभा को क्या माना है, तो इसलिए इसको अच्छे से सुन लीजिए फ्रेंड्स, अच्छे से स्टडी कर लीजिए। काव्य सर्जना जो है पश्चिम में प्रतिभा का यह कल्पना सिद्धांत जो है वो उसके अंतर्गत व्याख्यात विश्लेषित किया जाता रहा है। काव्य सर्जना की यह आध्याशक्ति ही वाग तत्व की अधिष्ठात्री ही देवी है। भारतीय विचारधारा प्रतिभा का विवेचन एक नैसर्गिक शक्ति तथा प्राकृतन संस्कार के रूप में करती रही है। सामान्य शक्ति की प्रतिभा माया के आवरणों से आच्छन्न रहती है, पर नैसर्गिक प्रतिभा प्राप्त कवियों की अंतः प्रज्ञा पर इस प्रकार का कोई आवरण नहीं रहता। प्रतिभा की लोकोत्तरता पर विचार करते हुए आचार्य महिम भट्ट ने उसे शिव के तृतीय नेत्र के तुल्य कहा है। सूर्य चंद्र शिव के दो नेत्र है। सूर्य से चंद्र शिव की कौन से नेत्र? दो नेत्र। तीसरा नेत्र है अग्नि। कवि अग्निधर्मा होता है, वह अंधकार को चीरता है, त्रिकालदर्शी हो जाता है, उसे महाकाल की यह शक्ति प्राप्त है। राजशेखर ने प्रतिभा के दो भेद दिए हैं। राजशेखर ने क्या दिए हैं फ्रेंड्स? प्रतिभा के दो भेद दिए हैं। दो भेद कौन से हैं फ्रेंड्स? कार्यत्री प्रतिभा, ये फ्रेंड्स पूछे जाते हैं। राजशेखर ने क्या दिए हैं? दो भेद दिए हैं, कार्यत्री प्रतिभा और भावयित्री प्रतिभा। और सॉरी फ्रेंड्स, कवित्री प्रतिभा कवि की प्रतिभा है जो काव्य सृजन में प्रवृत्त होती है। भावयित्री प्रतिभा काव्य के पाठक, दर्शक, रसज्ञ, सामाजिक सहृदय की प्रतिभा है जिसके द्वारा एक काव्यार्थ को ग्रहण करता है, मूल्यांकन करता है। वस्तुतः भावक की भावयित्री प्रतिभा के कारण ही कवि व्यापार तरु की सफलता का पता चलता है। प्रतिभा का एक खास अर्थ में प्रज्ञा का पर्याय है। प्रहा विचारकों ने प्रज्ञा के माध्यम से ही प्रतिभा का परिचय कराया है। प्रतिभा के तीन रूप है। कौन कौन से रूप है फ्रेंड्स? प्रतिभा के तीन रूप है। ये भी पूछा जाता है प्रतिभा के कितने रूप हैं? तो तीन रूप हैं, स्मृति, मति, प्रज्ञा। तीन रूप कौन से हैं? स्मृति, मति, प्रज्ञा। स्मृति अतीत विषय का स्मरण करने वाली विशेष का नाम है। मतलब जैसे हम पुरानी बातों को याद करते हैं तो हमारी वो स्मृति है, मेमोरी है। और मति यही परंपरा को धारण करती है। वर्तमान का बोध कराने वाली बुद्धि का नाम मति है तथा अनागत या भविष्य का संकेत देने वाली बुद्धि प्रज्ञा है। राजशेखर ने प्रज्ञा को भविष्य बुद्धि से संबद्ध किया है। राजशेखर ने प्रज्ञा को क्या कहा है? भविष्य बुद्धि से संबद्ध कहा है। किंतु काव्य प्रकाश के टीकाकार विद्याधर चक्रवर्ती ने प्रज्ञा को त्रिकालिकी घोषित किया है। ये नोट कर लेना फ्रेंड्स, किसने किसको क्या कहा है? प्रतिभा को, प्रज्ञा को क्या कहा है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। तीनों कालों में न्यूनता की उन्मेष शालिनी प्रज्ञा ही प्रतिभा है। श्रेया, प्रज्ञा, त्रिकाली कीमता। अब प्रतिभा के कार्य देख लीजिए फ्रेंड्स। प्रतिभा का काम क्या है? तो संस्कृत आचार्यों, काव्यशास्त्र के प्रमुख आचार्यों ने प्रतिभा के स्वरूप परिचय के लिए क्या कहा है? प्रतिभा के कार्य पर विचार किया है। सुविधा के लिए यहाँ पर आचार्यों की प्रतिभा से संबंधित लक्ष्यों को देख सकते हैं आप। ये सारे देख लीजिए। ये सारे इन्होंने जिन्होंने कहा है प्रतिभा के लिए, भट्ट लोलट ने क्या कहा है? ये भट्ट लोलट है फ्रेंड, भट्ट टोट लिखा है इसमें। अभिनव गुप्त, मम्मट, बाघभट्ट और राजशेखर, इन्होंने प्रतिभा को क्या कहा है? ये फ्रेंड्स आप इसमें पढ़ लेना, मैं आपको पीडीएफ में दे दूँगी। और जो प्रतिभा कवि में नूतन कल्पनाएं जागृत करती है, ये जो होती है, इसके संदर्भ में रस गंगाधर जो उनका शास्त्रीय अध्ययन करते हुए डॉक्टर प्रेम स्वरूप गुप्त ने प्रतिभा के कार्य संबंधी निर्णय इस प्रकार दिए हैं। किसने दिए हैं? डॉक्टर प्रेम स्वरूप गुप्त ने। प्रतिभा कवि में नूतन कल्पनाएं जागृत करती है। पर यह प्रतिभा का कार्य है फ्रेंड्स, काम बताया गया है। प्रतिभा कवि को भावलीन होने तथा सौंदर्यानुभूति करने की क्षमता प्रदान करती है।
प्रतिभा कवि की कल्पना को गोचर रूप देने के लिए उल्लेखन अथवा चित्र विधान करती है। प्रतिभा उल्लेखन अथवा चित्रण को संवेद बनाने के लिए विभिन्न उपकरण जुटाती है। ये उपकरण कौन से हैं फ्रेंड्स? ये देख लीजिए, प्रतिभा जो उपकरण जुटाती है वो कौन कौन से उपकरण हैं? शब्द चयन, अर्थ योजना, नाना अलंकार, विभिन्न उक्ति प्रकार आदि। अब फ्रेंड्स आपको मैं उदाहरण देके बता देती हूँ। जैसे एक टीचर है, सबसे पहले जैसे उसको एक टॉपिक आपको पढ़ाना है तो वो आपको टॉपिक पढ़ाने के लिए पहले उसको पढ़ेगा, उसका लेसन प्लान करेगा, ये चयन करेगा कि कौन सा शब्द उसके लिए यूज़ करे आपको समझाने के लिए, और उसका अर्थ की योजना बनाएगा किस तरह से उसको समझाया जाए, और कई तरह के उदाहरण देके समझाएगा, अलंकार जो है, और विभिन्न तरह की उक्ति प्रकार करके वो समझाएगा आपको। ओके फ्रेंड्स, तो यही प्रतिभा का जो उपकरण है, उपकरण यही है। जैसे किसी टीचर की प्रतिभा है कि जो बहुत अच्छा पढ़ाता है, तो उसके जो उपकरण है वो कौन कौन से होंगे? शब्द चयन, अर्थ योजना, नाना अलंकार, विभिन्न उक्ति प्रकार आदि। ओके फ्रेंड्स, तो काव्य सृजन में जो प्रतिभा का कार्य अनंत है। अनंता शक्ति होने के कारण यह पार्वती शक्ति कही गई है। पंडित राज जगन्नाथ ने प्रतिभा की वस्तुवादी व्याख्या करते हुए कहा है कि सा काव्य घटनाकुल शब्दार्थों पर परिस्थिति अर्थात प्रतिभा ही काव्य घटना के अनुकूल शब्दार्थ को उपस्थित करने की सामर्थ्य रखती है। उनके मत से रमणीयतार्थ के प्रतिपादक शब्द ही काव्य है। यह रमणीयार्थ भाव बोधक, कल्पना बोधक तथा बौद्धिक चेतना का उद्बोधक होता है। ओके फ्रेंड्स, तो ये था प्रतिभा। अब इसमें ये देख लेते हैं, क्या प्रतिभा काव्य सर्जना का एकमात्र मूल कारण है? अभी बताया गया है कि क्या प्रतिभा ही एक कारण है कि भाई इससे ही हम काव्य की रचना कर सकते हैं? तो काव्य सर्जना की जो मूल हेतु केवल प्रतिभा को ही स्वीकार किया जाए अथवा प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास तीनों के समीकृत रूप को प्रहार आचार्यों ने प्रतिभा को प्रधान अंगी रूप में माना है और इनके उपकरणों को, अन्य उपकरणों को अंग रूप में निरूपित किया है। तो प्रतिभा ही काव्य का मूल हेतु है तथा व्युत्पत्ति, अभ्यास आदि उसके सहायक हेतु है। नोट कर लेना फ्रेंड्स, प्रतिभा ही क्या है? एक मूल हेतु है और उसके जो सहायक है वो व्युत्पत्ति, अभ्यास है। ओके, संस्कारक हेतु है। प्रतिभा के साथ व्युत्पत्ति तथा अभ्यास का पोष्य पोषक संबंध है। काव्य हेतु विवेचन के इस प्रसंग में सर्वप्रथम हमारा ध्यान आचार्य भामा के उस मत पर जाता है जिसमें वे कहते हैं कि गुरु के उपदेश से शास्त्र अध्ययन तो जड़ बुद्धि भी कर सकता है, किंतु काव्य सृजन को प्रतिभावान ही कर पाता है। तो भामा ने क्या कहा, ये नोट कर लेना। व्युत्पत्ति में शास्त्र ज्ञान काव्य विदुपासन कहते हैं और अभ्यास काव्य क्रियाधर है, अभ्यास की निरंतरता, किंतु कवि प्रतिभा ही सर्वोपरि है। अभ्यास निपुणता प्रतिभा को मांझते चमकाते हैं। आचार्य वामन ने प्रतिभा के 3 रूप माने हैं, लोक, विद्या और प्रकीर्ण। आचार्य वामन ने क्या माने हैं? लोक, विद्या और प्रकीर्ण प्रतिभा के 3 रूप माने हैं। ओके फ्रेंड्स, मैंने जिसका बताया उसको ध्यान से नोट कर लेना। यहाँ पे जो थे प्रतिभा के 3 थे, स्मृति, मति और प्रज्ञा, लेकिन वामन ने क्या माने हैं? लोक, विद्या और प्रकीर्ण। इनमें 6 बातें आती हैं। सबसे पहले लक्ष्य तत्व, जो अन्य कवियों की कृतियों से परिचित। दूसरा अभियोग, तीसरा वृद्ध सेवा, अवेक्षेप, प्रतिमान, अवधान। ओके फ्रेंड्स, तो ये इसके 6 बातें इसके अंदर आती हैं प्रकीर्ण के अंदर। 3 माने हैं वामन ने, लोक, विद्या और प्रकीर्ण। आगे मैं सबका बता देती हूँ। विद्या का अर्थ क्या है? समस्त शास्त्रों के ज्ञान को प्राप्त करने का प्रयास तथा लोक का अर्थ है लोकविद। प्रतिभा को डिटेल में पढ़ना बहुत जरूरी है फ्रेंड्स, क्योंकि प्रतिभा के बारे में बहुत क्वेश्चन आते हैं। लोक ज्ञान, यहाँ भी प्रधानता प्रतिभा को ही मिली है, अन्य कारण उसके उपकारक कारण है। भामा के बाद दंडी ने क्या कहा है? नैसर्गिकी च प्रतिभा। क्या कहा है दंडी ने? नैसर्गिकी च प्रतिभा, श्रुतम निर्मलम, आमंदाश्च भियोगा योगास्तः कारणम काव्य संपद। अर्थात दंडी ने प्रतिभा की अपरिहार्यता को स्वीकृति नहीं दी है। इसमें फ्रेंड्स पूरा आ जाएगा, ये अच्छे से पढ़ लेना इसको, इसलिए बोल रही हूँ ताकि आपको ये रहे कि कौन सा टॉपिक ज़्यादा अच्छे से पढ़ना है। ओके फ्रेंड्स,
तो इसका भाव यही है कि यदि एक बार पूर्व वासना की कृपा से प्राप्त प्रतिभा ना भी हो तो व्युत्पत्ति एवं अभ्यास से कवि कर्म चल सकता है। वामन ने दंडी के इस विचार का विरोध किया है और वामन के इस विचार की को ही रुद्रट भी झुकते हैं। रुद्रट के अनुसार जो दो भेद है प्रतिभा के, एक तो सहज और एक उत्पादा। किसके अनुसार? रुद्रट के अनुसार। नोट कर लेना फ्रेंड्स। इनमें कवि के लिए जन्म सिद्धि प्रतिभा ही काव्य है, यही काव्य का मूल हेतु है। उत्पादा प्रतिभा व्युत्पत्ति से उत्पन्न होती है तथा सहजा का संस्कार करती है। स्वर्ण को भी तो परिष्कृत करना ही पड़ता है। आनंदवर्धन ने शक्ति एवं व्युत्पत्ति की ही तुलना में शक्ति या प्रतिभा की महत्ता का प्रतिपादन किया। उन्होंने कहा, यदि कवि में प्रतिभा है तो उसे वर्ण विषयों की कमी नहीं है। वह पुरातन वर्णित विषयों को भी उठाकर उनमें नूतनता की सृष्टि कर सकता है और प्रतिभाहीन के लिए कवि कर्म में कुछ नहीं रखा है। ये कवि आनंदवर्धन की ध्वन्यालोक में लिखा है। राजशेखर ने काव्य मीमांसा में श्याम देव एवं आचार्य मंगल का मत दिया है, पर आज इनका कोई ग्रंथ उपलब्ध नहीं है। लेकिन राजशेखर ने काव्य हेतु पर विस्तार से विचार किया और कहा कि उपयोग और उपादेयता की दृष्टि से प्रतिभा तथा व्युत्पत्ति का संबंध सर्वोपरि है। प्रतिभा तथा व्युत्पत्ति के आधार पर दो प्रकार के कवि होते हैं, एक काव्य कवि, एक शास्त्र कवि। दोनों ही अपनी अपनी जगह महत्वपूर्ण है। काव्य कारण को लेकर कहा, साशक्ति केवलम काव्य हेतु इति या वरीय। हाँ, समाधि चित्त की एकाग्रता भीतरी प्रयत्न है और अभ्यास बाहरी प्रयास, दोनों ही काव्य शक्ति को उद्भाषित करते हैं। ये राजशेखर ने कहा है, शक्तिवान ही प्रतिभा को धारण करता है। इस प्रकार राजशेखर ने शक्ति का कारण का प्रयोग प्रतिभा को ही ज़्यादा माना है, बड़ा माना है इस प्रतिभा को ही। प्रतिभा तो शब्दों, अर्थों, अलंकारों, उक्तिबंधों तक अपने को सीमित रखती है, पर शक्ति अदृश्य पदार्थों को प्रत्यक्ष करने की सामर्थ्य रखती है। प्रतिभा के दो भेद माने गए हैं, कार्यत्री प्रतिभा और भावित्री प्रतिभा। वामन की भांति राजशेखर ने भी कार्यत्री प्रतिभा के 3 भेद किए हैं, सहजा, आहार्य और औपदेशिकी। सहजा में क्या है, पूर्व जन्म के संस्कारों से युक्त प्रतिभा आती है। आहार्य में होगा इस जन्म के संस्कारों से उत्पन्न प्रतिभा। और औपदेशिकी में क्या होगा, तंत्र, मंत्र, देवता, गुरु आदि के उपदेश से उत्पन्न होती है। तो ये सब किसने माना है? राजशेखर ने माना है। और कार्यत्री भाववेत्री जो है प्रतिभा के 2 प्रकार भेद माने हैं, वामन ने भी माने हैं, ये भावा ने माने हैं फ्रेंड्स, मैं आपको बता चुकी हूँ पहले। ओके, तो प्रतिभा के बारे में हम डिटेल में पढ़ चुके हैं और मैं थोड़ा सा और बता देती हूँ। ममटाचार्य ने क्या कहा है प्रतिभा को? प्रतिभा, व्युत्पत्ति, अभ्यास तीनों की सम्यकता को काव्य हेतु माना। शक्ति, निपुणता, लोकशास्त्र, काव्याध वेषणात् काव्यत्व शिक्ष अभ्यास, ये ममटाचार्य ने कहा है। इति हेतु स्तदुभवे। फ्रेंड्स, ये लाइन दे के आपको पूछ लेंगे ये लाइन किसने कही है प्रतिभा के लिए, इसलिए मैं ये पढ़ रही हूँ और आप भी इसको अच्छे से पढ़ लेना। किंतु आचार्य वाग्भट के अनुसार केवल प्रतिभा ही काव्य का कारण है। प्रतिभैव च कविनाम काव्य कारणम व्युत्पत्त्या अभ्यासौ तर्या एवं संस्कारकारको। व्युत्पत्ति एवं अभ्यास तो प्रतिभा के संस्कारक हेतु है। इसी बात को केशव मिश्र ने अलंकार शेखर में दोहराया है। प्रतिभा कारणम तस्य व्युत्पत्तिस्यु विभूषणम भूसोत्यति कृदभ्यास काव्यशेषा व्यवस्थिति। आचार्य हेमचंद ने क्या कहा है? इस चिंतन परंपरा में निर्णय दे दिया कि प्रतिभा अस्य हेतु अस्य काव्यस्पेद प्रधानम कारणम व्युत्पत्त्याभ्यासी तु प्रतिभा माया एवं संस्कार काव्येति वैश्यते। काव्यानुशासन अज्ञान के माया वर्णों के हट जाने पर उद्भाषित चैतन्य का प्रकाश ही प्रतिभा है। काव्य हेतु चिंतन परंपरा की मान्यता को हम 2 भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं, 2 वर्गों में विभक्त कर सकते हैं। वे आचार्य जो प्रतिभा, व्युत्पत्ति, अभ्यास तीनों को काव्य हेतु मानते हैं और जो वे आचार्य हैं जो केवल प्रतिभा को मानते हैं। तो मम्मट, दंडी, राजशेखर तीनों को महत्व देते हैं। मम्मट, दंडी, राजशेखर क्या करते हैं? तीनों को महत्व देते हैं, प्रतिभा, व्युत्पत्ति, अभ्यास को। और भामा, वामन, आनंदवर्धन, राजशेखर, केशव मिश्र, वाग्भट तथा पंडित प्रतिभा के प्राधान्य को घोषित करते हैं। ये पूछा जा सकता है कि प्रतिभा को किस कवि ने माना है
और प्रतिभा के तीन मतलब काव्य हेतु के तीन किसने माने हैं और खाली प्रतिभा को किसने माना है, तो ये मैंने आपको नोट करा दिए हैं। ये क और ख में देख लेना। पंडित राज जगन्नाथ नाथ ने मीमांसा, न्याय तथा वेदांत तीनों दर्शनों का उपयोग किया है। उपयोग करते हुए काव्य हेतु पर विचार किया है। अब उन्होंने क्या कहा है, पंडित राज जगन्नाथ ने मीमांसा में न्याय तथा वेदांत तीनों दर्शन के उपयोग करते हुए क्या कहा, प्रतिभा का मूल रूप प्रतिभात्व है जो अखंड उपाधि है। रमणीय अर्थों तथा तदनुरूप शब्दों की उद्भावना प्रतिभा का कार्य है। व्युत्पत्ति एवं अभ्यास तथा अदृश्य शक्ति काव्य प्रतिभा के उन्मीलक हेतु है। ये हेतु विविध रूप हो सकते हैं। प्रतिभा का उन्मीलन रूप भी विविध होता है। सभी कवियों में एक सी प्रतिभा नहीं होती, अतः प्रतिभा की अनेक रूपता काव्य की विलक्षणता का स्पष्ट संकेत है। काव्य का कारण केवल प्रतिभा है। प्रतिभा, व्युत्पत्ति, अभ्यास तीनों नहीं है। काव्य की संगठना तथा रचना के अनुकूल शब्दों और अर्थों का संयोजन ही प्रतिभा का मूल कारण है। तो फ्रेंड्स, आज मैंने काव्य हेतु में 3 काव्य हेतु बताए आपको, प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास। प्रतिभा का मैंने आपको डिटेल में बताया आज। कल हम व्युत्पत्ति का पढ़ेंगे। और फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। व्युत्पत्ति, अभ्यास और भावित प्रतिभा के बाद में हम इसके साथ तुलना करेंगे सबकी। और अगर फ्रेंड्स आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इनको लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, जब तक नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।